नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मेरी चुनाव के बारे में जो किताब पब्लिश हुई है मराठी और हिंदी में, इसकी जानकारी अगर चाहिए, किताब मंगवानी है, पुस्तक मंगवानी है, तो उसकी जानकारी आपको नीचे, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी। आज मैं फिर से एक बार शरद पवार की बात करूंगा, क्योंकि 7 मई को बारामती, जहां से शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुळे चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव खत्म होने के आसपास शरद पवार जी का एक बड़ा इंटरव्यू अंग्रेजी में पब्लिश हुआ है। अब उसकी टाइमलाइन हमको देखनी चाहिए। इंटरव्यू लेने वाली बड़ी ख्यातनाम अंग्रेजी पत्रकार महिला है नीरजा चौधरी, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, अखबारों में काम किया है, अंग्रेजी अखबारों में काम किया है। बीच बीच में वो किसी ना किसी टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर हमको दिखाई देती है। इनको बड़ी राजकीय विश्लेषक करके पेश किया जाता है। शरद पवार ने बारामती चुनाव के आसपास इस महिला पत्रकार को अंग्रेजी में इंटरव्यू क्यों दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, एक बात है कि बारामती का चुनाव खत्म होने के बाद या चुनाव के नतीजे आने के बाद देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, इसके लिए अगर ऐसा इंटरव्यू शरद पवार दे देते तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। शरद पवार जी ने बारामती में अपनी पुत्री का प्रचार खत्म तक नहीं हुआ है, उससे 24 घंटे पहले, 30 घंटे पहले ये इंटरव्यू नीरजा चौधरी को दिया है, जो मराठी में है नहीं, लेकिन वो चुनाव का वोटिंग खत्म होने के बाद ही पब्लिश हो, ऐसी व्यवस्था की थी। इसलिए मैंने बोला कि टाइमलाइन देखनी पड़ेगी। इंटरव्यू 3 दिन पहले होता है, पब्लिश 3 दिन बाद होता है। इसका कारण क्या है? अगर शरद पवार अपने पवित्र शुद्ध मन से राजनीति पर बात करना चाहते थे, तो जो बोल रहे हैं वो दूसरे दिन पब्लिश होने से क्या बिगड़ने वाला था? मतलब साफ है कि जो बातें शरद पवार नीरजा चौधरी नाम की पत्रकार को बता रहे हैं, उसका प्रभाव बारामती के चुनाव पर या महाराष्ट्र के वोटिंग पर ना पड़े, ये उन्होंने सोच रखा था। इसलिए 4 मई को इंटरव्यू दिया गया, लेकिन पब्लिश 7 के बाद हो गया। तो ये टाइमलाइन समझना जरूरी है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें इन्होंने बताया क्या है कि आहिस्ते आहिस्ते 2024 के चुनाव में, चुनाव के बाद, नतीजों के बाद 2 साल में बहुत सारी छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको कांग्रेस के साथ ही जाना पड़ेगा। और ये पार्टियां क्या है? शरद पवार ने बड़ी चालाकी से एक बात छुपाई है कि ये सब क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, ये पार्टियां नहीं है, ये आइडियोलॉजी पर बेस पार्टियां नहीं है, ये किसी आइडियोलॉजी, विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टियां नहीं है, ये नेताओं के परिवारों ने चलाई हुई पार्टियां है। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, लालू यादव हो, खुद शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, YSRCP कांग्रेस हो, ये सब जिनको हम क्षेत्रीय पार्टियां मानते हैं, जो कांग्रेस के क्या बोलते हैं, इंडिया अलायंस में शामिल हुई, इसमें से हर पार्टी कोई आइडियोलॉजी पर आधारित पार्टी नहीं है, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी कोई भी नहीं है। ये अपने अपने जात, जमात और
परिवार के प्रभाव पर चलने वाली पार्टियां हैं, इसलिए इसको नेशनल अपील हो नहीं सकता। उनका जो कुछ जिले हो गए, कुछ राज्य हो गए, एक राज्य होगा, उसके बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसी पार्टियों को एक एक करके कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा और आगे चलकर कांग्रेस में ही विसर्जित होना पड़ेगा, मर्ज होना पड़ेगा। ये शरद पवार जब बता रहे तो ये होगा ना होगा ये आगे चलकर हम देख सकते हैं। शरद पवार की ये भविष्यवाणी है। लेकिन इस इंटरव्यू में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को एक सिग्नल दिया है, भैया अब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जो नौटंकी हम लोगों ने बनाई और चलाई उसका लाइफ खत्म हो गया। ये नौटंकी महाविकास आघाड़ी की लोकसभा चुनाव के बाद और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद और ज़्यादा चलने वाली नहीं है, और ना तो खुद शरद पवार चलाना चाहते हैं। शरद पवार ने एक बात साफ साफ उसमें कही है, इसका मतलब ये सब 2024 में मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीतकर बड़ी संख्या में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनसे लड़ना एक एक राज्य में मोदी या उनकी बीजेपी उससे लड़ना किसी भी क्षेत्रीय दल की हैसियत की बात नहीं है। इसलिए किसी बड़े लोगों के साथ जाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में भी एनसीपी शरद पवार की है, वो चलेगी नहीं। इसलिए मैंने तो तय कर लिया है, शरद पवार एक तरीके से सिग्नल दे रहे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को कि मेरी भी पारिवारिक पार्टी है, तुम्हारी भी उबाठा शिवसेना पारिवारिक पार्टी है, हम अकेले बीजेपी या मोदी से नहीं लड़ सकते, और कांग्रेस के साथ भी जाकर अगर हम हमारा अस्तित्व अलग रखते हैं तो भी नहीं लड़ सकते। इसलिए हमें कांग्रेस के साथ मिल जाना चाहिए, मर्ज होना चाहिए, अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं रखना चाहिए। अगर राजनीति में टिके रहना है, मतलब साफ है, शरद पवार जी ने ये बात पहली बार शरद पवार नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। शरद पवार ने ये प्रयोग मानो कम से कम 40 साल पहले कर चुके हैं। शरद पवार 1980 और 1985 शरद पवार अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे और सत्ता मिलती नहीं करके 86 में फिर कांग्रेस में मर्ज हो गए थे। लेकिन एक बात शरद पवार ने की थी, शरद पवार ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले सब छोटी मोटी पार्टियां इकट्ठी की थी, उसके नेता बने थे, और एक दिन ऐसे जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, उससे कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए अक्टूबर 86 में शरद पवार वापस कांग्रेस में चले गए, अपनी पार्टी उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दी। तो उनके साथ मिले हुए, उनके पीछे पीछे दौड़ने वाले पिछलग्गू जो दल थे, उनकी तो बुरी हालत हो गई। शरद पवार अपोजिशन के बड़े लीडर बनने से पहले महाराष्ट्र में PWP यानी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, शेतकरी कामगार पार्टी नाम की एक बड़ी पार्टी थी, जनता दल नाम की पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी थी, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे दल थे। लेकिन 80 से लेकर 85 तक, 86 तक शरद पवार ने जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की एक गठबंधन बनाया था, उसमें ये सब छोटे मोटे दल शामिल हुए थे। लेकिन शरद पवार इन पर इतने हावी हो गए कि ये सब दल भूल गए कि हम अलग हैं, हम शरद पवार की पार्टी में नहीं है, हमारे अलग अलग दल है, हमको हमारा अलग अस्तित्व और हमारा अलग नेतृत्व संभालना चाहिए, भूल गए थे। इसीलिए तो 1986 के 86 के आखिर में जब शरद पवार वापस
कांग्रेस में चले गए, शरद पवार की घर वापसी हो गई। उसके बाद ये सब मैंने जो नाम बताए, छोटी छोटी पार्टियां अपोजिशन की, ये तो मेले में गुम हो जाते हैं बच्चे, मिसिंग हो जाते हैं बच्चे, उस ढंग से गड़बड़ा गए। उनको पता नहीं चल रहा था कि करे तो क्या करे। महाराष्ट्र की राजनीति में, विरोधी पॉलिटिक्स में एक बड़ी वैक्यूम पैदा हो गई और उसमें शिवसेना आ गई, बाला साहब ठाकरे आ गए। तो बाला साहब ठाकरे अचानक से 86 के बाद महाराष्ट्र, पैन महाराष्ट्र पॉलिटिकल पार्टी और नेता बन गए। लेकिन वो वैक्यूम कैसे भरे, ये ना जनता दल सोच पाया, ना शेका पार्टी सोच पाई, ना रिपब्लिकन पार्टी सोच पाई, और ये आज तो इनका नामो निशान तक बचा नहीं। शरद पवार आज भी है, अपना अस्तित्व टिकाए हुए, लेकिन इनके साथ 30-35 साल पहले प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने वाली पार्टियां गायब ही हो गई। वही उन्होंने अभी अभी किया 2-3 साल पहले, और उनके साथ उद्धव ठाकरे चले गए, शिवसेना लेकर चले गए, और अब इससे कुछ होने वाला नहीं। अजीत दादा अपना ही भतीजा पार्टी लेकर निकल गया, तो थके हुए शरद पवार बोल रहे मैं फिर कांग्रेस में वापसी कर रहा हूं। नीरजा चौधरी को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें शरद पवार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सिग्नल दे रहे हैं कि मैं तो भैया वापस कांग्रेस में चला जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा एक ही है। हम दोनों पार्टियों का डीएनए एक ही है। हम गांधी और नेहरू की विचारधारा पर, आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टियां हैं। अलग हुए क्योंकि नेतृत्व के झगड़े थे, बाकी आइडियोलॉजी प्रोग्राम एक ही है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, इनके विचार पर चलने वाली पार्टी थी। उद्धव ठाकरे इनके साथ चले गए, शरद पवार के साथ चले गए, तो ना रहे घर के, ना रहे घाट के, ना हिंदुत्ववादी बचे, और ना इनको कोई सेक्युलर मानने को राजी है। एक शरद पवार ने हाथ छोड़ दिया तो उद्धव ठाकरे मेले में मिसिंग होने वाले जो बच्चे होते, गुमशुदा बच्चे होते, ऐसी हालत आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की होने वाली है। इसका कारण दो साल पहले इनकी ही पार्टी से बहुत सारे नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर निकल गए, बीजेपी के साथ निकल गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की और सावरकर की विचारधारा छोड़ दी थी, तिलांजलि दी थी। अपने हिंदुत्व को तिलांजलि देकर जितने पीछे पिछलग्गू होकर शरद पवार के पीछे उद्धव ठाकरे दौड़ते रहे, इसी कारण वो ना रहे हिंदुत्व के, ना हो गए सेक्युलर। और आज उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी क्या है, इसका उनको खुद को पता नहीं है। और इसलिए शरद पवार उस इंटरव्यू में बता रहे कि विचारधारा तो हमारी और उद्धव ठाकरे की पार्टी की एक जैसी है, एक ही नहीं है। हमें शरद पवार का इंटरव्यू समझ लेना जरूरी है। शरद पवार बोल रहे कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा एक ही है, गांधी नेहरू की विचारधारा है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे और उनकी जो शिवसेना पार्टी है, जो बच्ची कुच्ची पार्टी है, क्या उसकी विचारधारा गांधी और नेहरू की है, या बाला साहब ठाकरे और सावरकर की विचारधारा है? क्योंकि सावरकर की विचारधारा को राहुल गांधी उठते बैठते गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। क्या वो अपमान सहकर भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ रह सकते हैं, कांग्रेस में अपनी पार्टी मिला सकते हैं? हालत उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की बुरी है।
क्योंकि शरद पवार का तो डीएनए कांग्रेस का है, वो तो वापस जाएंगे, कांग्रेस में घुल मिल जाएंगे। आपको याद होगा पिछली बार 86 में शरद पवार कांग्रेस में वापस गए और 1.5 साल में मुख्यमंत्री भी बन गए, क्योंकि वो कांग्रेसी ही थे। एक मुखौटा लगाकर अपोजिशन में आकर बैठे थे। अपोजिशन के जो बुद्धू नेता थे, पार्टियां थी, वो उनको पीछे दौड़ती गई और एक दिन पवार चले गए कांग्रेस में और ये सब पार्टियां मेले में मिसिंग बच्चों के तरह, गुमशुदा बच्चों के तरह रोने लगे। उद्धव ठाकरे की हालत अब वैसी होने वाली है। 2024 का लोकसभा या विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पवार साहब ने सिग्नल दे दिया, मैं तो कांग्रेस में वापस जाने वाला हूं। उद्धव ठाकरे को राजनीति में टिके रहना है तो राहुल गांधी और कांग्रेस के गुलाम बनकर रहना होगा, वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। और उनको मैं तो बचाऊंगा नहीं, मैं तो निकल जाऊंगा कांग्रेस में। समझ लो उद्धव ठाकरे को शरद पवार इस इंटरव्यू के जरिए क्या बता रहे हैं कि मुझे बचना है, मेरी बेटी का राजकीय भविष्य, राजनीतिक भविष्य बनाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करने वाला हूं। तुम्हारा भविष्य तुम ढूंढो, या तो कांग्रेस के राहुल गांधी के गुलाम बनकर कांग्रेस में विलीन हो जाओ। ये शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को दिया हुआ सिग्नल, इशारा है। तो बात सीधी है दोस्तों, शरद पवार की तो कांग्रेस में घर वापसी हो जाएगी, इसके पहले एक बार हो चुकी है और उसका उनको फायदा भी हुआ है। नुकसान उनके साथ जो दल जाते हैं उनका होता है। जो पीडब्ल्यूपी, जनता दल, रिपब्लिकन पार्टी, आरपीआई का हुआ था, वही उद्धव ठाकरे का होना है। इसलिए शरद पवार उनको सिग्नल दे रहे, इशारा दे रहे, भैया मैं तो वापस कांग्रेस में जाने वाला हूं, तुम तय करो तुम्हें क्या करना है। या तो कांग्रेस में विलीन हो जाओ, राहुल गांधी को सलाम करो, उनकी मेहरबानी मान लो, वो लात मारे तो भी आशीर्वाद मान लो, या तो खत्म हो जाओ। शरद पवार के साथ जाने का क्या परिणाम होता है वो अगले 1-1.5 साल में उद्धव ठाकरे को पता चलने वाला है। और यही नीरजा चौधरी को शरद पवार ने दिया हुआ जो इंटरव्यू है उसका सार है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।